बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सब गुड मॉर्निंग से आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन आज खैरियत से गुजरेगा और तमाम पाकिस्तानी भी खैरियत से रहेंगे, क्योंकि कोरोना के हवाले से एक दफ़ा फिर यही बात आ रही है कि एक दफ़ा फिर वेव आ रही सेकंड, जिसके हवाले से आपको एहतियात करनी होगी, इसको फॉलो करना होगा और अगर नहीं किया तो दोबारा से लॉकडाउन भी लग सकता है। बिल्कुल। इसके साथ साथ मुल्क में चल क्या रहा है, क्या क्या अहम खबरें आ रही हैं, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। सदाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने जज़ायर ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हुए उसे वापस लिया जाए की इस्तदा की। अगर हिम्मत है तो एक ही जमीन यहां से लेकर जाएं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास जारी। पाकिस्तान के बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रहने का इम्कान है, ताहम पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा अब टल चुका। मुल्क में रोज बरोज महंगाई में इजाफा, शहरी बिलबिला उठे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मुआशी टीम से नाराज। इमरान खान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मोदी सरकार का कश्मीर में इज़हार राय पर भी वार। मकबूजा कश्मीर के मशहूर अखबार कश्मीर टाइम्स का दफ्तर सील। भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को नाज़ी हुकूमत खाना बने हुए 1 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका। जापानी फल का इस्तेमाल करें और मुतादिद बीमारियों से दूर रहें। कुदरत के इस खास फल को ज़ाया न करें, बल्कि अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। हम आज बताएंगे ऐसे फ़ायदे जो आपको हैरान कर देंगे। पाकिस्तान में अमराज़ क़ल्ब, फालिज, ज़ियाबतीस, सांस और गुर्दों की बीमारियां मौत की बड़ी वजूहात। अमरीका और पाकिस्तान समेत दुनिया के 204 ममालिक के इदारों और माहिरीन की जानिब से रिपोर्ट जारी। टॉप स्टोरीज आपने आसानी और बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले एक वो कॉमन मसला जो हर पाकिस्तानी फेस कर रहा है, जिससे मुतवस्सित तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, वो है महंगाई का। इस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है, वो चाहे आप अशाय-खुरोनोश की मद में देखिए, सब्जियों की मद में देखिए, फलों की मद में देखिए, या आप अगर पेट्रोल की साइड पर चले जाएं कि पेट्रोल महंगा होता है तो उससे फिर क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। कि आहिस्ता आहिस्ता जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है और गरीब बेचारा परेशान से परेशान तर होता जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, गरीब परेशान से परेशान तर होता जा रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान हर बार यही कहते हैं कि मैंने नोटिस लिया है और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि इस पर हल कर लिया जाए। वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ था 2 रोज़ कबल, उस हवाले से भी यही कहा गया उस इजलास में कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि शहजाद अकबर साहब जब से इस पर नोटिस ले रहे हैं और भी चीज़ें महंगी हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि अशिया ज़रूरियात की कीमतों में हर सूरत कमी होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है कोई। उन्होंने कहा कि इस डिमांड एंड सप्लाई का हमेशा एक फार्मूला होता है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होगी तो कीमतें मुस्तहकम रहेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और इसके साथ साथ महंगाई के खात्मे के लिए तमाम वज़रा और इदारों को अपनी तजावीज़ पेश करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल पर है, बट आई ऑलवेज वंडर कि जब आप इतने नोटिस लेते हैं, इतनी तवज्जो देते हैं किसी चीज़ के ऊपर और उसका सोल्यूशन ना निकल रहा हो, तो वजह क्या हो सकती है? क्या वजह है कि ये महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही? और महंगाई से मुराद बेसिक प्राइसेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मुनाफाखोरी हो रही है, यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, ब्लैक में चीज़ें मिल रही हैं। आप जो सरकारी नरखनामा जारी करते हैं, वो चाहे अजनास की अशिया की हो, वो चाहे फलों की हो, सब्जियां की हो, आप उस पर अमल दरामद ही नहीं करा पाते। और फिर आप स्टेप इन करा लेते हैं टाइगर फोर्स को कि वो मॉनिटर करेंगी प्राइसेस को, वो देखेंगी कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो कहाँ है आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ? आपके मजिस्ट्रेट्स क्या कर रहे हैं? आपकी ज़िला इंतजामिया क्या कर रही है? वो एडमिनिस्ट्रेशन किधर सोई हुई है जो इन चीज़ों को लुक आफ्टर करके सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, ये जिसका काम है उसी को करना चाहिए। और टाइगर फोर्स का अलबत्ता ये काम नहीं था, लेकिन शहजाद अकबर साहब जो कि चीनी महंगी कैसे हुई इसके हवाले से उन्होंने तहकीकात करनी थी, लेकिन नज़र ये आया कि कोई तहकीकात नहीं हुई। उधर मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद ने चीनी महंगी होने का जिम्मेदार भी शहजाद अकबर को करार दिया था। इस काबीना के इजलास पर रिपोर्ट पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, उन्होंने ये भी कहा। और शहजाद अकबर ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट में लोगों को टारगेट करवाया। इंक्वायरी रिपोर्ट के नतीजे में चीनी मजीद महंगी हो गई और ये हमने देखा भी 110 रुपये तक चीनी
पहुंच जी, गई है। दैट मीन्स के जो आपने इम्प्लीमेंटेशन करवानी थी 70 से 80 हुई, फिर 90, फिर 100 और अब 110। इसके बाद आटा नहीं मिल रहा है, गंदम नहीं मिल रही है। अद्वियात की बात करें तो अद्वियात ही महंगी हो गई है, 200% तक महंगी हो गई है। आप देखिए कितनी मर्तबा स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन एक्सपेंसिव हुई। बिल्कुल, चीनी जो है उसके साथ साथ अगर अद्वियात, आटा और फिर दालें हैं, अंडों की बहुत बात हो रही है कि 200 रुपये तक अंडे चले गए। मतलब ऐसा क्या है मैकेनिज्म जिस पर फॉलो नहीं कर पा रही गवर्नमेंट? ऐसा क्या प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट को? क्या प्रॉब्लम है कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है, एक SOP बना होता है उसको फॉलो कराना, लेकिन नजर ये आया कि आवाम परेशान है और इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई हुई है। सस्ती सी सब्जी होती थी अबूजर जो हर सब्जी के साथ पका ली जाती थी, आलू, वो आपको अराउंड 100, 110, 90, 110 रुपीस पर केजी मिल रहे हैं। मतलब एक गरीब आदमी अब शायद सब्जी पकाते हुए भी सोच रहा होगा कि मैं 1 किलो आलू भी नहीं बना सकता क्योंकि मैं शायद उतनी दिहाड़ी नहीं लगा सकता। एनीवेज जी, लोगों से हमने इस पर बात की है, हम तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन लोग महंगाई पे क्या कह रहे हैं और किस तरह से वो इस चीज़ को देख रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे जी इस्लामाबाद के लोग क्या कहते हैं, उनसे हमने बात की, आपको दिखाते हैं। लेने से तो इस तरह महंगाई थोड़ी कम होगी, हालात के किस तरफ जा रहे हैं। चीनी है वो मार्केट में मिल नहीं रही है, घी है वो इतना महंगा हो गया, हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है। अब आवाम जाए तो जाए कहाँ? ये इमरान खान साहब ही बता सकते हैं कि अब वो क्या चाहते हैं हमारे साथ। अब उन्होंने आटे की कीमतों में इजाफे कर दिए हैं, चीनी है वो महंगी कर दी है, घी है वो महंगा है, हर चीज़ महंगी है। यहाँ तक कि हमारे पास तो अपनी गाड़ियाँ नहीं है, नौकर ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, उनके किराए महंगे हैं। बिल्कुल जीना मुश्किल कर दिया। शहरी तो परेशान हैं इस्लामाबाद के भी, और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान के शहरी जो हैं ऑब्वियसली परेशान है। महंगाई हुई है, तो कराची के अवाम ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। महंगाई बढ़ रही है तो हमारी सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसका एक्शन लें कि ये महंगा है। इसको किसी भी दुकान पर कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, क्यों नहीं है? अब ये वज़ीर आज़म तो आगे इस चीज़ को चेक नहीं करेगा। एक वज़ीर आज़म के पास कितना काम होता है, उसके बाद ये काम रह गया कि वो आलू की कीमत क्या है तो फला की कीमत क्या है। ठीक है ये है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का भी कोई काम है यार भाई। महंगाई पे काबू होगा इंशाल्लाह, होपफुल रहना चाहिए। अभी इतनी जल्दी आप होप छोड़ देंगे? पहले देखें, आपने 30 से 35 साल भी तो हम लोगों ने गुजारा किया है ना। बस खाली ये नोटिस होते हैं, खाली बातें होते हैं, और तो कुछ भी नहीं होता है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और तो कुछ भी नहीं है। महंगाई देख रहे हैं आप, बल्कि पूरी आवाम को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबको पता है। ये सिलेक्टेड नाल हुकूमत है, ये पता नहीं चोर रास्ते से शायद घुस कर आ गई, हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। अच्छा, कुछ लोग हुकूमत से नाला हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि हर चीज़ वज़ीर आज़म ने नहीं करनी, एक स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए। और अब आप उस टीम का हाल ही देख लीजिए, काबीना के इजलास में कभी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी बहस तकरार होती है, और अब इल्ज़ामात डायरेक्टली नाम लेकर किए जा रहे हैं कि आपकी वजह से चीनी महंगी हुई, आपकी वजह से गंदम की शॉर्टेज हुई, आपकी वजह से लोगों को महंगाई में रिलीफ नहीं मिल रहा। ये ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। ये तो वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म के दस्ते बाजू होने चाहिए, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली चीज़ों को कराएं। कीमतों के हवाले से देख लें, नदीम बाबर पर इल्ज़ामात लगे, काबीना के इजलास में बात हुई, नदीम बाबर, उमर अयूब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। असद उमर कह रहे हैं कि आपका कसूर है, क्यों महंगाई हो गई है। मतलब ये ऐसे नज़र आ रहा है कि जिस तरह उनको भी मालूम है, काबीना के अंदर बैठे लोगों को मालूम है महंगाई हुई है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो बेबस नज़र आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली बिल्कुल काम नहीं करवा पा रहे हैं। और इसकी वजह ऑब्वियसली यही है कि हुकूमत की जो गवर्नेंस है वो बेहतर नहीं है। जब माफिया अगर आपके वहाँ पर मार्केट में नज़र आ रहा है, अगर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नज़र आ रही है, इसका किसका कसूर है? फिर ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट का कसूर होता है। और फिर जब ऐसे एक्शंस लेकर आप ये जस्टिफाई करते हैं कि हमने महंगी कर दी, फॉर एग्जांपल अद्वियात के केस में कि हमने अद्वियात महंगी कर दी, लेकिन चूंकि अब ये अवेलेबल होंगी तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स कि आप जो माफिया है, जो कंट्रोल कर रहा है इस तमाम चीज़ को, उसके आगे घुटने टेक रहे हैं। मुल्तान का भी हम रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि जी मुल्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है, लोग वहाँ पर महंगाई पर क्या कमेंट रखते हैं, क्या वाकई में वो अभी गवर्नमेंट को मजीद टाइम देना चाहते हैं या उनकी बस हो गई है? हुकूमत को चाहिए कि इंतज़ामिया को हटे, ताकि इंतज़ामिया हर दुकान को चेक करे कि उसकी प्राइस लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मार्केट में सेल हो रही हैं कि नहीं हो रही। महंगाई तो हर हुकूमत में आती रही है, पर अदारों को चाहिए कि अदारे कंट्रोल करें इन पे अपना फ़र्ज अदा करें। हुकूमत जो है ये नोटिस न ले, होता तो इनसे कुछ नहीं है जी। तो हुकूमत नोटिस न ले, माफिया जो है हावी है, बिजनेसमैन जो हैं, जो माफिया वो हावी हैं। हुकूमत को चाहिए, वही प्रॉब्लम, माफियाज हावी हैं, लोगों को भी मालूम है, शहरी परेशान हैं और यही कह रही हैं कि नोटिस लेने से कुछ नहीं हो रहा, बल्कि अब तो ये बात होना शुरू हो गई है कि जब नोटिस दिया जाता है वो चीज़ बाकी नहीं मिलती है, चाहे वो अंडा है, पेट्रोल है, घी है, या इसके साथ चीनी है, आटा है, कुछ भी है, वो चीज़ें सभी की सब महंगी हुई हैं जब नोटिस लिया गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जो रेगुलर मेडिसिन खाते हैं,
अब जैसे वो दिल के आर्जे में अगर खुदा न खास्ता मुब्तला हैं, मैदे में, शुगर में, दिमाग और टीबी, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की, ये वो तमाम मेडिसिन जो रेगुलर बेसिस पर आपको खानी पड़ती हैं वो एक्सपेंसिव हो गई हैं। अब इसमें जान बचाने वाली अद्वियात जो आपको इमरजेंसी में कहीं ना कहीं चाहिए होती हैं और आपके लिए वो अगर महंगी हो गई हैं, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी कुव्वत ख़रीद से बाहर बात हो चुकी है। और अब एक बार फिर जो नया महंगाई का एक तूफ़ान आया अद्वियात की कीमतों के हवाले से ही, उस पर जो मुआवने खसूसी शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने एक अलग मंतक अपना ली और वो जो ट्वीट करते हैं और अमूमन वो ट्वीट पर ही अपनी सारी कहानी भी बयान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यकीन ना आए कि ये ऐसी अद्वियात हैं जो कीमतें पहली बार तय की गई हैं और इससे पहले जो है ये पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं थी। बिल्कुल, मतलब ये भी कहा गया कि पहले अवेलेबल नहीं थी, या फिर ये कहा जाता है कि ब्लैक में मिल रही थी, अब मार्केट में मिलेंगी। जैसे कि पहले भी आपने कहा कि ये कोई हल तो नहीं है। इसी तरह पेट्रोल की बात भी की जाती है कि जब पेट्रोल आपको याद होगा कि सस्ता हुआ 74 रुपये तक पहुंच गया, लेकिन उसका इफेक्ट्स नहीं मिले आवाम को, और जब इफेक्ट मिले तो ये कहा गया कि जी पेट्रोल अवेलेबल नहीं था, लोग आने नहीं दे रहे थे मार्केट में, तो हमने पेट्रोल महंगा कर दिया, डिमांड के मुताबिक कर दिया, उसके बाद पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। आटा इसी तरह, चीनी भी इसी तरह मिलना तब शुरू होती है जब माफिया की मर्जी से वो कीमतें मुकर्रर की जाती हैं। बिल्कुल सही। एनीवेज जी, ये तो पूरी सूरत हाल थी महंगाई के हवाले से, और लोग अब ये बातें सुन कर परेशान भी हो जाते हैं, चीज़ों को उस तरह से टेकअप भी नहीं कर पाते। लेकिन अब उधर वहीं पर हमें शायद कुछ लाइटर एक्टिविटीज़ भी डिस्कस करनी चाहिए, जहाँ पर लोग घर बैठे बैठे बहुत सी अपनी कुछ ना करते हुए भी क्रिएटिव आइडियाज़ को लेकर जब आगे चलते हैं तो कुछ यूनिक चीज़ हो जाती है। और कल हम जब एक चीज़ देख रहे थे, जो जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, कि एक टिकटॉकर हैं और वो क्या करते हैं कि सिर्फ बैठे कैमरा में देखते रहते हैं। मतलब ये टिकटॉकर ऐसे हैं जिन्होंने एक यूनिक आइडिया लेके आए, वियतनाम से इनका ताल्लुक है। इन्होंने क्या किया कि सिर्फ अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा और पीछे एक बैकग्राउंड में गाना लगाया, एंड दैट्स इट। अब 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके, और लोगों को बड़ा पसंद है। सारी वीडियोस देख लें, ही इज जस्ट सिटिंग देयर विदाउट एनी एक्सप्रेशंस और वो कैमरा में घूर रहे हैं। बिल्कुल, एंड आई थिंक पोकर फेस नहीं होते जिसे कहते हैं, वो फेस बना के ना बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन। आई थिंक इसी वजह से इनके 5 लाख फॉलोअर्स तो देखिए ना, अब अच्छा इनको देख के फिर जो शख्स देख रहा होता है वो भी इनको देखना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से इसमें और अच्छा पता है क्या, मैंने 2-3 वीडियोस जब इनकी देखी, आप भी देखिएगा, होता ये है कि आप जब देख रहे हैं आपको लगता है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कोई एक्सप्रेशंस आएंगे, बट मसला ये है कि खत्म हो जाती है और एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होते। गाने बड़े अपनी लैंग्वेज में उन्होंने जो लगाए हुए हैं वो भी बड़े ना, ऐसा लगता है कि सुरीली सी आवाज है। क्या कहना चाह रहे हैं कि टिकटॉकर्स अगर कुछ ना भी करें तो भी फेमस हो जाएंगे, तो भी फॉलोअर्स। अच्छा, ये भी कुछ ना करके बहुत कुछ कर गए ना, देखें बहुत से लोगों से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। मुझे लग रहा है अबू इतने इंस्पायर्ड हो गए हैं ना कि अब अबू सर ने अपना टिकटॉक अकाउंट बना के यही करते रहना है। खुद ही हंसी आ जाएगी ऐसे करते हुए मुझे तो। बिल्कुल सही। एनीवेज जी, वी मूविंग ऑन, कुछ मजीद खबरें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जाना एक ब्रेक के देते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है, ऑर्डिनेंसेस जारी होते हैं, उसके बाद वो असम्बली में पेश होते हैं, फिर वो पास हो बिल या ना पास हो वो बात की बात है। लेकिन अभी एक और ऑर्डिनेंस आ चुका है जजीरों के हवाले से, सिंध हुकूमत इस पर परेशान नजर आ रही है। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई और सदारती ऑर्डिनेंस गैर कानूनी कब्जे के मुतरादिफ करार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और उन्होंने जब कल कहा कि इसी हॉल में पाकिस्तान और उसके हक में करारदाद पास की गई थी, उन्होंने कहा कि इसी हॉल से पाकिस्तान की सालमियत की करारदाद भी पास हुई थी। सिंध असम्बली के इस इजलास में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सिंध की सालमियत पर हमला किया गया है। सदर मुमलिकत ने एक ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए और फिर जारी करदा ऑर्डिनेंस को उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया। बिल्कुल, और ये कहा कि समुद्र के नीचे भी जो ज़मीन है वो सूबे की मलकियत है। वज़ीर आला सिंध ने ये भी कहा है कि सिंध के लोगों ने इस ऑर्डिनेंस पर तशवीश का इजहार भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध की सालमियत पर हमले के खिलाफ करारदाद पास करेंगे, और सिंध असम्बली के ऐवान में तकरीर करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमने विफाक को भी लिखा है, ख़त लिखा था, और ऑर्डिनेंस उन्होंने कहा कि हम मंजूर नहीं करेंगे, और ये भी कहा कि जज़ायर ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं, इसे वापस लिया जाए। ये बड़ा वाज़ेह कल उन्होंने कह दिया कि इस
इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये जज़ायर सिंध की मलकियत है। अपोजिशन ऐवान में बैठी रहती तो उसको मुतमईन करते, क्योंकि अपोजिशन ने एज यूजुअल वॉकआउट कर दिया, वो चाहे नेशनल असम्बली हो, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली हो। वज़ीर आला ने बहरहाल ये कहा कि गद्दार नहीं कहूँगा, लेकिन जो ऐवान से उठ कर चले गए हैं उनकी धरती से प्यार पर शक ज़रूर पैदा हो गया है। डायरेक्टली उन्होंने अपोजिशन को ये बात कही। फिर साथ ही साथ सैयद मुराद अली शाह ने कल ये भी मेंशन किया कि 18वीं तरमीम से जो कबल इस ज़मीन में अदालत के फैसले मौजूद हैं, और फिर वफाकी हुकूमत को ये लिख दिया है कि ये जज़ायर आपके नहीं है, ये सूबाई मलकियत हैं और ये हमारी सवाबदीद है कि हम किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। अच्छा, अब ये मामला है, उन्होंने ये भी कहा है कि ऑब्वियसली ऑर्डिनेंस के हवाले से कि जलसे के बाद ये घबराहट और बकराहट का शिकार हैं। और वफाकी हुकूमत के बारे में कह रहे थे, उन्होंने कहा कि दो टोक अंदाज में कहता हूँ कि जज़ायर के लिए कोई NOC नहीं दिया गया है। और ये भी कहा कि सूबे के एक साहब ने ये भी कहा कि ये जज़ायर हम इस्लामाबाद लेकर नहीं जा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो 1 इंच ज़मीन यहाँ से लेकर जाएं। ऑब्वियसली कोई ज़मीन तो लेकर नहीं जाता, उसके राइट्स लेकर जा सकते हैं और उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऑर्डिनेंस अगर आ जाए, उसके बाद कानून पास हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने देखा है कानून ही पास होते रहते हैं, मर्जी के बगैर भी हो जाते हैं। तो अच्छा, उससे मर्जी के बगैर से मेरी मुराद जब आपकी किसी की मर्जी शामिल होती है ना उसमें। हाँ, ऑपोजिशन जब वॉकआउट कर जाती है या ऑपोजिशन जब अपना स्टांस खुलकर बयान नहीं कर पाती या जो उनकी रिजर्वेशंस होती हैं उनको क्लियर कराने के लिए बात नहीं करती, तो फिर जो स्ट्रिक्टनेस है ना, वो जो एक आई वोंट कॉल इट ईगो बट आई विल जस्ट से क्या एवरीबॉडी स्टिक टू देयर पॉइंट। आपको चीज़ याद है, हम जब इस स्टोरी को पढ़ रहे थे, देख रहे थे क्या मामला, जब से ये मामला आया है, हाँ। सिंध हुकूमत ने वफाक को खत भी लिखा था कि ये, और सूबाई हुकूमत जो कि बलूचिस्तान की, उन्होंने भी खत लिखा था। अच्छा, बलूचिस्तान को कोई एतराज़ नहीं। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा था कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज किया जाए और इसके ऊपर बात की जाए। तो फिर वफाकी हुकूमत ने जब ऑर्डिनेंस पास कर दी कि ठीक है ये हमें आप दे दें, हम इसको देख लेते हैं, और ऑब्वियसली इसकी जो रॉयल्टी होगी, पैसा होगा, वो सूबाई हुकूमत को मिलेगा। लेकिन अब मामला ये हुआ कि जब इन्होंने तहकीक की तो इसमें तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है जजीरों में। अब अगर ये सारा कुछ आएगा, इसमें जो प्रॉफिट आएगा, एज इन मिनरल्स पड़े हैं, इसके साथ वहाँ पर टूरिज्म के लिए बहुत सपोर्ट है। अच्छा, मुझे लगा कि शायद वो जो आप कह रहे हैं ना बहुत कुछ पड़ा है, शायद वो कुछ उठा कर ना ले जाए। एसेट्स जो है ना, ऐसा हो नहीं सकता बहरहाल कि कोई उठा कर ले जाए। अब ये जो सारे एसेट्स का जब मालूम हुआ सूबाई हुकूमत को, तो फिर परेशानी आ गई कि ये क्या मामला है, बलूचिस्तान तो दे रहा है, सिंध को प्रॉब्लम है। अब सिंध का प्रॉब्लम हल करना चाहिए, इसको एमिकेबली हल करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ हल करना चाहिए, क्योंकि ये एसेट्स पाकिस्तान के हैं, चाहे वो सूबा हो या विफाक हो, इससे फायदा पाकिस्तानियों को होने। लेकिन चूंकि 18वीं तरमीम है और बहुत सी चीज़ों में अब सूबे खुद मुख्तार हैं, और अगर आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ जस्टिफाइड है वही होना चाहिए। खत लिखा था, नहीं लिखा था, वो आइन से बालातर नहीं है। जो आइन में मौजूद है, जो कानून में आपको इजाज़त है, आई थिंक उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन होना चाहिए। ये खत लिखा था, नहीं लिखा था, यू टर्न ले टर्न तो बहुत से हुक्मरान, बहुत सी जमातें, बहुत से डिसीजंस पर हमें लेती नजर आती हैं। तो आई थिंक लेट्स नॉट गो देयर कि सिर्फ खत को ही बेस बनाकर हम कह दें कि बस कहा था तो अब हमने ले लिया। बिल्कुल। एनीवेज, अब देखते हैं इस मामले पर क्या होता है, और आगे आने वाले दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इसके ऊपर हमने ये देखना है कि पाकिस्तान को किस में फ़ायदा है। पाकिस्तान में अगर इसमें फ़ायदा है तो अच्छी बात है। और एक और चीज़ इस पर पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में होना और इससे निकलना। FATF का इजलास और कल होने जा रहा है फैसला, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान तो इंशाल्लाह अब ब्लैक लिस्ट में तो नहीं आने वाला, ये तो हतमी बात हो चुकी है, कोई इम्कान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का नेक्स्ट टारगेट जो है वो है ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट लिस्ट, यानी कि ग्रे लिस्ट से निकलना। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान को इकनॉमिकली पूरी दुनिया में बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल। FATF का ये इजलास कल से जारी, जो कि 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा, और कोरोना की वजह से ये वर्चुअल इजलास हो रहा है। और FATF के पाकिस्तान को दिए गए 27 एक्शन पॉइंट से 6 पर अमल दरामद अब सिर्फ बाकी रह गया है। 21 पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान ने क्लियर कर लिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है, जिसको इंटरनेशनली सराहा भी जा रहा है। ऑल्दो इंडियन लॉबी मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान हैज़ कम आउट ऑफ इट इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव जो रिव्यू ग्रुप है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भी 21 एक्शन पॉइंट्स पर हमने अमल दरामद तस्लीम कर लिया है, और मुस्नद ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इंशाल्लाह आइंदा बरस की पहली छमाही में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लिया जाएगा, जबकि आइंदा बरस फरवरी के इजलास में इनसाइट विजिट भी मिल सकता है पाकिस्तान। बिल्कुल। तो ये तमाम मामला है पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के हवाले से पेशरफ्त हुई है। 21 पॉइंट्स जो हमने कवर किए हैं, चंद पॉइंट्स अब 6 रह चुके हैं, इस पर बात करेंगे। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। आबिद साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा होगा, एक तो ब्लैक लिस्ट में ना जाना ऑब्वियसली, फिर इसके बाद पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में अभी तो मौजूद है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस तरह से हम पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, 27 में से 21 हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब पाकिस्तान ये कंप्लीट कर लेगा और ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा, तो क्या क्या फ़ायदे पाकिस्तान को मिल सकते हैं इंशाल्लाह?
देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट में है तो ये एडिड स्क्रूटनी में है। जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होती हैं, खा वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है या वो कंट्री ट्रांजैक्शंस हैं, उनको सस्पिशन की निगाह से देखा जाता है, उसकी स्क्रूटनी होती है। इसी तरीके से जो आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ममालिक ग्रे लिस्ट में होते हैं, वहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, लिहाजा वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए डर रहे होते हैं। आपकी जो रेमिटेंसेस का जो आना जाना है, बैंकिंग चैनल्स वो प्रोलॉन्ग कर जाते हैं। इसी तरीके से जो मार्कअप होता है, जो जब हम अपने बॉन्ड्स या सेल करने जाते हैं तो उस पर क्रेडिट पे मार्कअप जो है वो बढ़ जाता है। तो सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपकी इकोनॉमी को ओवरऑल स्ट्रेंगल कर रही होती हैं। इस वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो ब्लैक लिस्ट में जाने के इम्कान है वो तो मैं नहीं देख रहा, क्योंकि पाकिस्तान को जो सारे एक्शंस पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में लिए, जिसमें लेजिस्लेटिव एक्शन भी थे, हमने देखा हाल ही में कुछ कवानीन में तरमीम की गई, उसमें लीगल एक्शन भी थे, कुछ सजाओं में इजाफा किया गया, जुर्मानों में इजाफा किया गया, उसमें ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स भी थे। तो ये सारे एक्शन लेने के पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी चाहिए होती है फैटफ के 39 कंट्रीज में, और वो 3 ममालिक चाहिए जो कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाने से, ब्लैक लिस्ट में जाने से रोक सकें। और पाकिस्तान के पास इस वक्त चाइना, टर्की और मलाइशिया की शक्ल में वो 3 मेंबर्स की सपोर्ट जो है वो मौजूद है। तो इंशाल्लाह वो ब्लैक लिस्ट वाला चक्कर जो है वो तो नहीं है। अलबत्ता ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को 9 मजीद ममालिक की हमायत दरकार होगी। 12 ममालिक होंगे हमारे पास, हमारे सपोर्टर, तो फिर पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आएगा। और ये अब हमें देखना है कि हम किस तरीके से जो अपने पॉलिसी प्रोसीजर्स जो एक्शंस ले रहे हैं उनके साथ साथ सफारती हमायत कैसे हासिल करते हैं उनसे बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल सुलेही साहब, आपने कहा कि एक तो हमें 12 ममालिक की हमायत हासिल होगी तभी हम पॉजिटिव मतलब वाइट लिस्ट की तरफ जाएंगे, और दूसरा ये कि ये तमाम पॉइंट्स भी हम क्लियर कर लेंगे। ये जो बाकी हमारे 6 पॉइंट्स रह गए हैं, जो एक्शन पॉइंट्स हैं, उन पर क्या हम कब तक अमल दरामद कर लेंगे? क्या आपको लग रहा है? फोर्सी आप क्या कर रहे हैं? और फिर कौन कौन से ममालिक आपको लगता है कि हमें, चाइना, टर्की और मलेशिया तो है, कौन कौन से ममालिक हमें सपोर्ट करेंगे जो हम उस तरफ से पॉजिटिव रहें? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान 2 चीज़ों से बेहद वक्त गुजर रहा है। एक है एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसकी 10 अक्टूबर को मीटिंग हुई है। एशिया पैसिफिक ग्रुप आप समझिए कि फैटफ की ही एक ज़ैली इदारा है, और ये भी हमारी स्क्रूटनी कर रहा है, पाकिस्तान इसका मेंबर है। बदकिस्मती से वहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली, और वहाँ पे हमें इन्हांस्ड जो है स्क्रीनिंग उसमें रख दिया गया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो भी आज पेश हो रही होगी जब कल पाकिस्तान का केस प्रेजेंट होता है। जो एक्शन पॉइंट्स इस वक्त चाहिए, अगर मैं इसको नाज़रीन के लिए नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं, तो बुनियादी तौर पे हमें अपनी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की तरफ जाना है, और उसमें जो जो रेजिस्टेंस आपको पेश आई पिछली हुकूमतों को भी, मौजूदा हुकूमत को भी, चूँकि इकोनॉमी का डॉक्यूमेंट ना होना जो है वो एक मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से अक़वाम आलम हमें एक्यूज़ करते हैं कि जी यहाँ से शायद मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी आसानी से हो सकती है, या टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। तो एक ये आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट उसका ये था कि हमारी जो कवानीन थे उनमें सजाएं इसमें काफ़ी नरम थी। कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग को बाज़ जगहों पे एज सच वो संगीन जुर्म की मद में नहीं रखा गया था। बेनामी एक्ट जहाँ पे मौजूद था, आप बेनामी जायदादें भी रख सकते थे, बेनामी प्रॉपर्टीज रख सकते थे। तो उन सारी चीज़ों को बदल तो ठीक किया जा रहा है। तीसरी चीज़ जो थी वो कि जो पे इल्ज़ाम लगा रहे थे इंडियन लॉबी और बाकी भी कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसी कालादम तंजीमें मौजूद हैं जो कि टेररिज्म फाइनेंसिंग कर रही हैं, और हमने देखा कि हाफिज सईद को गिरफ्तार किया मनी लॉन्ड्रिंग में हुकूमत ने पिछले चंद माह पहले। इसी तरीके से और बहुत से ग्रुप्स हैं, उन पर क्रैकडाउन किया, उनके अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद किए। तो ये चीज़ें हैं ये तो चल रही हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को ऑब्वियसली टास्क भी है, पाकिस्तान का टारगेट भी है, इतना आसान भी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन करना, फिर इस तमाम चीज़ों को कवर करना। लेकिन जो अभी तक पाकिस्तान ने लीप फॉरवर्ड लिया है, 21 अभी तक पाकिस्तान ने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो ये किस हद तक इफेक्टिव है जब इंटरनेशनल बॉडी फैसला करने जाती है कि 21 पॉइंट्स आपने कर लिए, मेजर तो हो गया, 70% ज़्यादा हो गया आपका काम, तो क्या 27 के 27 पूरे करना ज़रूरी होता है, या फिर 21 या 25, 26 तक भी बात हो जाएगी तो पाकिस्तान के निकलने के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे?
देखिए थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ। ये जो वाइट लिस्ट होती है इसका मतलब होता है कि आपके जो लॉज हैं और आपकी जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे इतने टाइट हैं कि वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। जो ग्रे लिस्ट होती है उसका मतलब है कि उन लॉज में, उन प्रोसीजर्स में कुछ सुकम हैं, कुछ फ्लॉज हैं और हुकूमत, दूसरी हुकूमत जिसको आप कह रहे हैं कि उसमें सुकम है, वो ये इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। और ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है कि सुकम तो मौजूद है और वो हुकूमत उनको ठीक भी नहीं करना चाह रही। इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक ब्लैक लिस्ट पे हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्योंकि इम्प्रूव कर रहा है, करना चाह रहा है, ये तो हो सकता है कि आपको 6 महीने मजीद टाइम ग्रे लिस्ट में गुजारना पड़े जिसमें कि बाकी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट आ जाए। और जब तक पाकिस्तान की विलिंगनेस इंडिकेट होती रहेगी, पाकिस्तान जो है वो यकीनन इस पे काम करता रहेगा और फाटफ भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहा होगा। तो ये टाइम इसमें थोड़ा सा लग सकता है, 6 महीने मजीद शायद लग जाए, लेकिन ये होगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अपने हक में है कि हम अपने कवानीन को बेहतर करते हुए इकॉनमी को भी डॉक्यूमेंट कर सकें। और ये जो हम पे इल्जामात लग रहे थे जो कि सियासी नौयत के हैं, यहाँ पे मैं आर्गूमेंट दे सकता हूँ कि अभी आपने चंद हफ्ते पहले देखा होगा, एक स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी, इंडिया के 44 बैंक्स के बारे में कहा गया था, टॉप बैंक्स के वहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। उनको तो कभी किसी ने ग्रे लिस्ट में नहीं डाला। इसी तरीके से अफगानिस्तान को अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के जो लॉज हैं, वहाँ पे जो पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं वो हमसे कहीं ज्यादा लूज थे, उनको कभी किसी ने ग्रे लिस्ट में नहीं डाला। तो ये एक इकोनॉमिक वर्शन का मैकेनिज्म भी है, इसमें जियोपॉलिटिक्स भी आ जाती है। और गोइंग फॉरवर्ड जो आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को किन ममालिक से सपोर्ट मिल सकती है, तो ये डिपेंड करता है जो आपकी मुख्तलिफ ममालिक के अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो कहाँ पे कन्वर्ज होते हैं। इस वक्त अगर मैं देखता हूँ GCC को, तो वहाँ पे जो एक इशू आ रहा है जो पाकिस्तान के साथ तो थोड़ा सा शायद अलाइन नहीं हो पाएगा, वो उनका इसराइल को रिकग्नाइज करना है। पाकिस्तान हुकूमत ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 2 रियासतों के क़याम के तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। तो अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता तो इसका मतलब है कि GCC जो कि एज ए ग्रुप भी मेंबर है और बाकी जो गल्फ कंट्रीज जो कि उसमें कुछ दोस्त ममालिक भी हैं, वो शायद उस तरीके से अमेरिका के दबाव पे वो हमारे फैटअप में मदद ना करें। तो पाकिस्तान को अपने जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल करने के लिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होगा अपने इन्फ्लुएंस को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से जी, दैट्स अ लॉन्ग रोड जिस पर पाकिस्तान हमेशा से ही ना सिर्फ लड़ता आया है बल्कि अपने पॉइंट्स, अपने इमेज को क्लियर करता आया है और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसा ही सिलसिला चलेगा। और हम मेक श्योर करेंगे कि हम जो सपोर्ट है जो हमें जेन्युइनली मिल रही है, हमारे बरादराना ताल्लुकात बहुत से ममालिक के साथ हैं, उस सपोर्ट के तहत रहते हुए हम पोजीशन को बेहतर करके वाइट लिस्ट की तरफ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। और ये जो मिसाल आपने दी ना कि इंडिया में अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और उनके टॉप बैंक्स कर रहे हैं और वो नोटिसेबल नहीं है, तो फिर सबको पता है कि कहाँ किस तरह से पॉलिटिकली भी इस पूरी चीज को प्ले किया जाता है। कोई शक नहीं, इंटरनेशनल लॉबी भी होती है, इसके साथ साथ इफेक्टिवनेस भी होती है हर मुल्क की, और फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी होती है। एनीवेज हम उम्मीद करें कि पाकिस्तान इस तरह से काम कर रहा है, इस पर करता रहेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो है वो आगे आएंगे और मजीद पाकिस्तान को इस लिस्ट में हेल्प करेंगे ताकि पाकिस्तान इससे निकल सके। बहुत शुक्रिया आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने खुद से भी एक कैंपेन शुरू की जिसमें हम चाहते थे कि लड़कियों को, बच्चियों को, बच्चों को अवेयरनेस दें कि आजकल की सोसाइटी में जब हम बहुत दुखी स्टोरीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं जहाँ बच्चों को, ख़वातीन को ज़्यादती का या तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो वैसे में ख़वातीन को या बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए सेल्फ डिफेंस जो है वो ना सिर्फ आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करता है बल्कि मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि यू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड ऑन सच सिचुएशंस। ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल विन ही करें, आप मेंटली अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कुछ ना कुछ पैनिक किए बगैर ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। और ये इतना ज़रूरी है अबूज़र, इतना ज़रूरी है कि छोटे छोटे बच्चों को हमें अब लगता है कि इस तरफ और इस ट्रेनिंग की तरफ उनको भेजना। और हमने तो अपने प्रोग्राम में भी ट्रेनर्स बुलवाए इसी तरह और ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश की ताकि आपके लिए आसानी हो। इसीलिए हमारा एक सिलसिला है 1:15
वज़ीर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि किसी तरह के डिफेंस जहाँ पे सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मौजूद है। हमें बताएंगे कि यहाँ पर बच्चों को, ख़वातीन को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। जी सबा बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त एक मैं मार्शल आर्ट, निंजा मार्शल आर्ट के एक एकेडमी में मौजूद हूँ और यहाँ पर आने के बाद मेरा भी बहुत दिल कर रहा है कि मैं भी ज़रा मार्शल आर्ट के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर शुरू कर दूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत कोशिश तो की है, लेकिन मुझसे ज़्यादा यहाँ पर सीनियर लोग, बच्चे और बड़े सब बैठे हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पर आने के बाद तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ मैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इधर पे मौजूद हैं और ख़वातीन हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हैं, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि मार्शल आर्ट सीखना एक लाजमी चीज़ बन गया है। मैं भी ज़रा कोशिश करती हूँ और मार्शल आर्ट का आप भी देखें। ये माइक पकड़िएगा। आपने देखा छुरी पर से मेरे ऊपर एक वार हुआ और उसको मैंने किस तरह साइड किया। बात करते हैं, यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मेरे साथ इरफान भट्टी साहब भी हैं जो इन सबको सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी, आप बताइएगा कि यहाँ पर कब से आ रही हैं, ये ख़्याल कैसे आपको? जब मैं ख़ुद छोटी थी मुझे उस वक़्त शौक़ था, लेकिन मुझे उस वक़्त चांस नहीं मिला, यानी कि मेरी पहुंच में ये चीज़ नहीं थी। लेकिन फिर अब मैं अपने बच्चों को लेकर आती हूँ, मुझे ये चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल है इस मेरे इस्लामाबाद में, तो फिर मैं अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। तो जब ये करते थे तो फिर मुझे भी शौक़ हुआ, क्योंकि वैसे भी स्ट्रीट क्राइम्स अब इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मदर्स को, बच्चों से ज़्यादा मदर्स को चाहिए कि वो सीखें ताकि अपने बच्चों को ख़ुद प्रोटेक्ट कर सकें। मेरे साथ अमजद भट्टी साहब मौजूद हैं जो एकेडमी चला रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है, स्पेशली छोटे छोटे बच्चे भी मैंने देखे हैं। ये कब से रेशो बढ़ा है? क्या इन दिनों ही ख़वातीन जो हैं ज़्यादा आ रही हैं? सर क्या कहेंगे ख़वातीन का जो यहाँ पर रेशो बढ़ा है? वैसे तो ट्रेंड बड़ा कम था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से कुछ ऐसे स्ट्रीट क्राइम्स, ख़वातीन के ख़िलाफ़ अब्यूज़ के जो वाक़यात हुए हैं, उससे काफ़ी अवेयरनेस आई है। और पहले लोग अवॉइड करते थे अपनी बच्चियों को या ख़वातीन को ऐसे क्लब्स में भेजना, लेकिन अब काफ़ी लोग आ रहे हैं और ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जो भी बच्चियाँ यहाँ पे ट्रेंड हुई हैं अब तक हमारे क्लब में आके, उनमें से कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको रियल लाइफ में अगर कोई इशू आया तो उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली उसको हैंडल किया है और बहुत अच्छे तरीके से अपना दिफा किया है। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका यही कहना है कि इन्होंने रिसेंटली कुछ वाक़यात के बाद, जो लाहौर में वाक़या हुआ या इसी तरह के और वाक़यात के बाद इन्होंने ख़वातीन को ट्रेनिंग दी, जिसमें स्पेशली डॉक्टर्स जो हैं वो भी थी, स्टूडेंट्स भी थे, बच्चे भी थे और इस वक्त भी यहाँ पर बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से जो बच्चे हैं वो भी बैठे हुए हैं। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? नबीहा यूसुफ। नबीहा यूसुफ, क्या सीखा है और कब से आ रही हैं आप? मैम मैंने अभी आर्म लॉक सीखे हैं, नेक लॉक सीखे हैं, बैक नेक लॉक सीखे हैं, शोल्डर लॉक सीखे हैं, हेयर लॉक सीखे हैं और बैक आर्म लॉक सीखे हैं और बॉक्सिंग पंचेस सीखे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर बड़ा अच्छे से सिखा रहे हैं छोटे बच्चों को भी और ख़वातीन को भी। घरेलू ख़वातीन भी आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि हर कोई डर रहा है और हर कोई कह रहा है कि हम भी। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। सवाब ज़बरदस्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जी। बच्चे छोटे छोटों को देख के बड़ा खुशी हुई है कि इस तरह से वो आर्म लॉक, हेयर लॉक, शोल्डर लॉक, हेयर लॉक, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये ज़रूरी है। आर्म लॉक की बात कर रहे थे, मतलब मैं आई वंडर कि मतलब ये और ये देखिए ज़रूरी चीज़ है। और फिर एक और चीज़ जो सबा ने मेंशन की अबू सर, प्रोफेशनल फीमेल्स जो हैं जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो सीख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और ज़रूर करना चाहिए। एनीवेज जी, ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, पाकिस्तान के हर शहर में हो रहा है और हमारी कोशिश है कि हम आपको मुख्तलिफ शहरों से दिखाएं और बताएं कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप जाकर खुद या अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे ज़ैन मदनी, जो ऐसे ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। जी ज़ैन मदनी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वॉल्टन रोड पर वाक़े अल्टीमेट मार्शल आर्ट सेंटर में, जहाँ पर अल्ताफ़ खान जो कोच हैं वो बच्चों को और ख़ासकर लड़कियों को जो है वो
अवेयर कर रहे हैं, उनको जो है वो सिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मार्शल आर्ट सेंटर में जो है वो नौजवानों को, बच्चों को और ख़ासकर छोटी उम्र की जो बच्ची हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस वक्त अल्ताफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उस दौर में बच्चियों के लिए, ख़ासकर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए गेम और अपने आप को रेस्क्यू करना या अपने आप को किसी से बचाने के तरीके जो सीखना है वो किस कदर ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे लड़कों के लिए ज़रूरी है हेल्थी एक्टिविटी और अपना सेल्फ डिफेंस, इस तरह जो है गर्ल्स के लिए बहुत लाजमी है। अगर हर पेरेंट्स यही सोच रखे कि इनको भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और इनको बाहर निकालें, इनको मार्शल आर्ट्स जो जिम में उनमें भेजें, तो कभी भी ज़ैनब की तरह या मोटरवे सानिया की तरह कभी भी ऐसे सानिया ना हो, क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से कम नहीं हैं। अगर उनको सिखाया जाए तो वो अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकती हैं। वो कल को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कभी भी ये ना सोचे कि आज बाबा है या भाई है, मैं अकेली जा सकती हूँ, नहीं जा सकती, वो जाने वाली बनती है। अगर उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो वो अकेले जाने वाली बनेंगी। और कुछ गर्ल्स को, फीमेल को मोटापे का भी प्रॉब्लम होता है, उनका वो भी कभी नहीं होता, वो हमेशा फिट रहती हैं, अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं और इस माशरे में रहने के लिए वो पूरी उम्मीद रहती है कि हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकती हैं। हमारे पास यहाँ 3 ईयर की भी छोटी बच्चियाँ आती हैं, हमारे पास 10 ईयर की इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, 14 ईयर की भी है, हमारे पास हाउस वाइफ वगैरह भी आती हैं, टीचर्स भी आते हैं, काफ़ी आते हैं जो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए आते हैं। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी सोच है। उन पेरेंट्स की भी मैं दाद दूंगा जो अपने बच्चों को यहाँ भेजना शुरू जिन्होंने कर दिया है, ख़ास तौर पे मोटरवे सानिया के बाद, ताकि उनको पता लग गया है कि नेक्स्ट आने वाले जो दौर है वो बहुत सख्त है। इन बच्चों को अपना कॉन्फिडेंस आना चाहिए और सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। लाद जी बिल्कुल, बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस की तरबियत देने के लिए यहाँ पे वाल्टन रोड पे जो सेंटर कायम है, उनके कोच का यही कहना है कि नौजवानों को जो है उसके साथ साथ लड़कियों को जो है वो सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो लाजमी देनी चाहिए। और वो तमाम वालिदैन को जो है वो अपील करते हैं उनसे कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें बच्चे बच्चियों दोनों को जो है वो सेल्फ़ डिफेंस की जो है वो ट्रेनिंग दी जाए। जहन, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट भी आपने बनाई है और हमें मिलवाया आपने जो कि ट्रेनर हैं। और एक चीज़ बड़ी अच्छी उन्होंने की है कि ख़वातीन अब ये ना सोचें घर से बाहर निकलने के लिए उन्हें किसी मर्द की ज़रूरत है, निकलें और मुकाबला करें मेंटली भी फिजिकली। बहुत अच्छी चीज़ है बिल्कुल, और तभी आई थिंक आप सस्टेन कर सकते हैं इस सोसाइटी में और एज अ स्ट्रॉन्ग पिलर जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। एनीवेज जी, मूविंग ऑन, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में बीमारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो हार्ट डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और अमेरिका और पाकिस्तान समेत दुनिया के 204 ममालिक के इदारों और माहिरीन की जानिब से ये तहकीक हुई है कि पाकिस्तान में इमराज़ क़ल्ब, फ़ौलत, ज़ियाबतीस, सांस और गुर्दों की बीमारियाँ मौत की बड़ी वजूहात बन चुकी हैं। बिल्कुल, और जब हम बात करते हैं दिल की बीमारियों की तो पाकिस्तान में उसका जो रेट है, एक तो रेशो बहुत तेज़ी से फैल रही है, दूसरा जो हम अक्सर बात करते हैं अबूज़र के पहले कुछ नहीं था और एकदम से हार्ट अटैक हुआ और वो जांबर ना हो सके, ये जो एक चीज़ है ये क्यों एग्जिस्ट करती है? ऐसा नहीं हो सकता कि बीमारी बस इसी सेकंड शुरू हुई और इसी सेकंड आपकी मौत वाक़या हो गई या मुझे एकदम से अटैक हुआ। ये बहुत प्रोलॉन्ग प्रोसीजर होता है। वजह ये होती है कि हम ना तो अवेयर होते हैं अपने साइन एंड सिम्टम्स से, ना ही हम टेस्टिंग कराते हैं, ना ही हम इस चीज़ को फोकस्ड रहकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। बस अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर नहीं रखना और बाकी दुनिया जहान की चीज़ों को हमने प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया होता है। इस पर हम बात करेंगे, अवेयरनेस कहाँ ज़रूरी है, कहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं ख़ास तौर पर दिल की बीमारियों में जो किसी सूरत मिस नहीं करने चाहिए, इस पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अकरम, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी जिन्ना हॉस्पिटल हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर ये है मामला कि अब जो रिपोर्ट आई है जिसमें ऑब्वियसली हार्ट डिजीज़ जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गए हैं, बात का भी बहुत बड़ा सबब बन चुका है, मोटापे से भी लिंक किया जा रहा है इसको, दीगर बीमारियों के साथ भी इसको लिंक किया जाता है। ये किस तरह से हम मैनेज करें इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई शुड एम्फसाइज कि हार्ट डिजीज़ जो है दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड। तकरीबन जो WHO स्टेटिस्टिक्स है उसके हिसाब से 31% शरह अमवात जो वर्ल्ड वाइड है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक।
ठीक है, फॉलेज जो इसको आप कहते हैं जी। और आपको इस तरह देख लें कि पूरी दुनिया में अमवात जो है 1,80,00,000 के करीब लास्ट ईयर जो है बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज अच्छा। विच अकाउंटेड टू बी अराउंड 30-31%। और पाकिस्तान में भी ये शरह जो थी तकरीबन 25 से 30% थी और तकरीबन 2.5 लाख अफराद पाकिस्तान में जो है लास्ट ईयर जो है हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक की वजह से लुकमा अजल हो गए। अभी आप जिस तरह की खबरों में दिखा रहे थे कि वी आर सो स्केयर्ड ऑफ कोरोना, और अभी हमारी 8 माह में जो है डेथ टोल जो है तकरीबन 6,700 के करीब जो है वो हुई, और 8 माह में जबकि लुकमा अजल जो है जो हार्ट डिजीज़ की वजह से जो पाकिस्तानी हैं जो लास्ट ईयर जो है तकरीबन 2.5 लाख अफराद जो है हो गए। सो अवेयरनेस का फुकदाम है, वी आर सो स्केयर्ड ऑफ ऑल द अदर डिजीज़। इवन आपको मैं बता दूं कि कैंसर और एड्स और लिवर एंड किडनी फेलियर, इन तमाम से भी ज़्यादा जो शरह अमवात है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से। सो सबसे पहले अगर हम ये अवेयरनेस ले लें तो फिर उसके बाद वी कैन डिस्कस कि क्या कॉजेज़ है और क्या वजूहात। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे मैंने भी अपने इंट्रो में बोला कि ये एकदम से या इन दैट वेरी इंस्टेंट नहीं होता, एक सेकंड में उस तरह से नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रोलॉन्ग कर रहा होता है, वो चाहे शुगर की मद में हो, ब्लड प्रेशर की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो दैट लीड्स टूवर्ड्स हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक। कौन सी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं, हम उनको सीरियस नहीं लेते? अवेयरनेस में हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ हम लैक करते जाते हैं और फिर जब एकदम पीक पर बीमारी होती है तब आपको पता लगता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिल की शरायनों की तंगी का अमल जो है अर्ली इन योर लाइफ यानी कि 9 या 10 साल की एज में हर इंडिविजुअल मेल फीमेल जो है उसमें स्टार्ट हो जाता है और इसको हम फैटी स्ट्रीक्स कहते हैं। और फिर ये अमल जो है ओवर द ईयर्स चलता रहता है, कुछ लोगों में जल्दी और कुछ लोगों में लेट प्रोग्रेस करता है अंटिल वी अचीव द लेट एज। बट ऑब्वियसली हमें सबसे पहले अपनी रिस्क फैक्टर प्रोफाइल देखनी चाहिए इंडिविजुअल्स को कि क्या रिस्क फैक्टर्स हम कैरी कर रहे हैं जिस पे कि हमारा ये तंगी का अमल जो है ज़्यादा एक्सेलरेट हो सके। राइट, 2 किस्म के रिस्क फैक्टर्स हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं और एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ऑब्वियसली यू शुड बी वेरी कॉशियस। दूसरी चीज़ मेल जेंडर, मेल्स में जो है हार्ट डिजीज ज़्यादा है, और थर्ड इज़ द एज। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मेल्स अबव 55 एंड फीमेल 45 एंड फीमेल्स अबव 55 जो है हाई रिस्क है। उसके बाद ये वो चीज़ें हैं जिसमें यू शुड जस्ट बी अवेयर ऑफ कि आपको आम पॉपुलेशन की निस्बत हार्ट डिजीज़ का इम्कान ज़्यादा है और आप सिर्फ उसको प्रिकॉशन ज़्यादा कर लें, बट यू कैन डू मच। बट देयर इज़ अनदर सेट ऑफ रिस्क फैक्टर्स जिसको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं और जिससे कि हार्ट डिजीज़ से प्रोग्रेशन ऑफ दिस नैरोइंग जो हार्ट की आर्टरीज की है वो रुक सकती है। और इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है उनमें सिगरेट स्मोकिंग है, फिर शुगर है, फिर ब्लड प्रेशर है, फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, फिर उसके बाद सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और उसके बाद मोटापा है। ये 6 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आप नज़र रखें और आप अगर जिसके ऊपर कॉशियस हो। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात दी है डिटेल में कि मॉडिफाइबल जो चीज़ें हैं उसको अगर हम देख लेते हैं अब, क्योंकि जो नॉन मॉडिफाइबल हैं उसके ऊपर तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो मॉडिफाइबल हैं जिसमें मोटापा और फिर शुगर और बीपी ब्लड प्रेशर जो है ये बड़ा मसला बनता जा रहा है। इसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली एक शख्स मोटा हो रहा है उसको नहीं मालूम कि ये मुझे हार्ट डिजीज़ की तरफ भी बात जा रही है, एक शख्स को बीपी है उसको नहीं मालूम कि ये हार्ट डिजीज़ की तरफ बात जा रही है। कुछ सिम्टम्स ऐसे हों, कुछ आपको खुद आपको चेक कर लें आपके, आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक्सरसाइज भी बड़ी ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे मैनेज किया जाए इन बीमारियों को साथ लेकर? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेरे ऑल दो लिस्ट में डाउन द लाइन थी 5वें और 6ठे नंबर पर, मेरे ख्याल में उसको अगर टॉप ऑफ द लिस्ट रख लिया जाए तो सबसे बेहतर होगा, दैट इज़ सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड मोटापा। और क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल और मोटापा बजाते खुद एक प्रॉब्लम है और उसके साथ सेकेंडरली जो लोग जिनका मोटापा है उनमें ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस ज़्यादा है, उनमें शुगर का इंसिडेंस ज़्यादा है, हाई कोलेस्ट्रॉल का इंसिडेंस ज़्यादा है और अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ का जो है इंसिडेंस ज़्यादा है। बिल्कुल। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मोटापा या ओबेसिटी जो है उसके मतलब आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ साल पहले वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो है और उसने जो है एक स्लोगन दिया था अपना वर्ल्ड हार्ट डे पे और उसका स्लोगन था माइंड योर वेस्ट। अच्छा। पहले ये होता था कि जी आप वज़न जो है आप अपना जो है वेइंग मशीन से अपना वेट चेक करें कितने केजीज और कितने केजीज नहीं है, मगर अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जिसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है वो वेस्ट लाइन है। और वो आप कहते हैं कि आपके घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि पेट का निकलना, दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। और एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि आप अपनी वेस्ट लाइन के ऊपर अगर चेक कर लें तो आप अपना रिस्क फैक्टर जो है खुद डिटर्मिन कर सकते हैं।
और जहाँ तक वेस्ट लाइन का ताल्लुक है, मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर आपकी मेल्स है और अगर आपकी वेस्ट लाइन 40 इंच से ज़्यादा है तो आप यू आर स्टैंडिंग एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीज़, यानी कि हार्ट डिजीज़ होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। और अगर आप 37 से 40 हैं अगर आपकी वेस्ट लाइन, तो आपका मॉडरेट रिस्क है, और 37 से कम है तो लो रिस्क है। आइडली मेल्स में आपकी वेस्ट लाइन 34 से नीचे हो तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत लो हो जाता है, जबकि फीमेल्स में 34 से ऊपर इट्स हाई रिस्क। अच्छा। और आप नोट कर लें कि हमारी फीमेल्स स्पेशली इन 40s जो है 34 से तो बहुत ऊपर चली जाती हैं। हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, ऑब्वियसली लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से और आफ्टर द प्रेगनेंसीज जो है और लैक ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक्चुअली, और उसके बाद अगर 31 से 34 इंच तक उनकी है वेस्ट लाइन तो मॉडरेट रिस्क है, और आइडियली दे शुड हैव वेस्ट लाइन उनकी 31.5 इससे कम होनी चाहिए। सो यू कैन इमेजिन कि सिर्फ अगर आप घर में एक इंची टेप रख लें और अपनी सिर्फ वेस्ट लाइन चेक कर लें तो आप खुद अपना रिस्क फैक्टर डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब क्या करें, ये जो आप बता रहे हैं ना, दिस इज़ वेरी आइडियल, एंड वो हमें लगता है कि हम अब इस आइडियल दौर से बहुत कहीं पीछे हैं। 31.5 आपने आइडियल करार दे दिया। अब बहुत कम लोग हैं जो इसके अराउंड वेस्ट लाइन में, और स्पेशली 40 प्लस के ऊपर तो आपको बहुत ही कम मिलेगा। बट आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन इट, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये तो अवेयरनेस और प्रिवेंशन के ऊपर बात हो गई। मैं आपसे एक और चीज़ भी इस पर डिस्कस करना चाह रही थी। जैसे अबूज़र ने अभी साइन एंड सिम्टम्स की बात की। फॉर एग्जाम्पल जो एक्सट्रीम चीज़ है दैट इज़ अ हार्ट अटैक, जो फेटल भी हो सकता है। उसके बाद आपको एकदम से झटका लगता है और आपको होश आता है। अगर आप उसको सर्वाइव कर जाएं तो फिर आप चेंजेस की तरफ आते हैं। उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि वो साइन एंड सिम्टम्स पता लगने में भी लोग मिसकैलकुलेट कर लेते हैं। सो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं, एंड ऑल्सो उसमें फिर रिएक्ट कैसे करना चाहिए उस पेशेंट के इर्द गिर्द के लोगों को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली यही क्वेश्चन जो है बहुत से हमारे पेशेंट्स हमारे से क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में पूछते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो किस्म के हार्ट अटैक दिल की मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं जिसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। एक एंजाइना है और एक हार्ट अटैक है। और तमाम जो हमारे सामीन हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके दरमियान डिफरेंस नोट करें। एंजाइना कैन कल्मिनेट इनटू हार्ट अटैक, यानी कि पहले आपको एंजाइना के सिम्टम्स हो सकते हैं और अल्टीमेटली किसी दिन आपको हार्ट अटैक हो जाए। इफ़ यू हैव दैट यू आर लकी, ताकि आपको वार्निंग सिग्नल्स मिल गए। बट समटाइम्स यू नो मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स में पहली मैनिफेस्टेशन ही हार्ट अटैक होती है। मीनिंग बाय कि दिल की शरानियों की तंगी का अमल ओवर द ईयर्स चलता रहता है और आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। मे बी आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आप डायबिटिक हैं, आपको उसका पता नहीं चला या आप उसको मिस असेस कर गए, एंड सडनली वन डे यू नो यू हैव गॉट अ मैसिव हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का प्रोसेस ये है कि जो दिल की नालियों में तंगी का अमल है उसके अंदर जो है प्लैक फिशरिंग होती है, यानी कि क्रैक आ जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल का एक बर्डन वहाँ है जिसको मेथ्रोमा कहते हैं, क्रैक आया था और उसके ऊपर एक क्लॉट आके आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। जब आर्टरी ब्लॉक होती है तो उसके साथ एक हार्ट अटैक की सिम्टम्स आती हैं। तो पहले मैं एंजाइना के सिम्टम दे दूं, फिर उसके बाद हार्ट अटैक का करता हूँ। एंजाइना जो है ये वार्निंग सिग्नल्स होते हैं ग्रेजुअल नैरिंग ऑफ हार्ट डिजीजेज, जो कॉर्नरीज है जिनको हार्ट की आर्टरीज कहते हैं, उसमें अगर 70 से 80% तक अगर नैरिंग बढ़ जाए तो देन यू मे स्टार्ट सफरिंग सिम्टम्स ऑफ एंजाइना, जिसको हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। मीनिंग बाय कि आप रेस्ट में तो बिल्कुल ठीक है, मगर आप अपनी नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिविटी कर लें। लेट्स से मेल्स हैं, उन्हें गाड़ी को धक्का लगा दिया, तेज़ी से 2 फ्लोर्स अप स्टेयर्स चले गए, या कोई बच्चे को उठा के या कोई सामान को उठा के, एनीथिंग विच इज़ मोर देन देयर यूजुअली एक्टिविटी अगर उन्होंने की, ख़ास तौर पे अगर उन्हें खाना खाने के बाद ये काम अगर उन्हें किए, तो उसके बाद अगर उनको छाती में हैवीनेस, दबाव, बाजू में दर्द, जबड़े में खिंचाव विच जस्ट लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स, और वो कल्मिनेट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है जैसे ही आप वो एक्टिविटी रोकें, वो ठीक हो जाती है। सारी और खास तौर पे बहुत से बड़े पेशेंट सर्दियों में जो सुबह वॉक करते हैं वो कहते हैं जी हम 1 किलोमीटर वॉक की तो स्टार्टेड गेटिंग कंप्रेशन और रुक गए तो ठीक हो गया। सो ऐसी चीज़ जो एक्सर्शन के साथ हुई या आपके रेस्ट करने से रुक गई, या अगर आपको पता है कि आपने जुबान के नीचे गोली रखनी है वो रुक गई, दैट इज कॉल्ड एंजाइना। और वो एक अलार्म है जो बज रहा होता है कि अलार्म। और डायबिटिक्स में आपको मैं बता दूं, बहुत से पेशेंट्स जो डायबिटिक्स है, खास तौर पर 15 से 20 साल पुराने डायबिटिक्स है, अनकंट्रोल्ड है, उनमें ये मैनिफेस्टेशंस कई दफ़ा होती ही नहीं। इट मे बी जस्ट अ फीलिंग ऑफ इनडाइजेशन। लोग कहते हैं जी हमें गैस सी हुई, 2 डकार मारे या बर्निंग हुई, ये बड़ा मसला है। बर्निंग हुई। बहुत से हमारे पेशेंट्स जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट
के पास जो है Exactly. तेजाबियत feel हो रहा है जी, डायबिटिक्स जो है acidity वो होगी। तेजाबियत के लिए जो है मैदे के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ यू हैव अ रिस्क फैक्टर बिफोर गोइंग टू मैदे का जो भी डॉक्टर है कई दफा को एग्जिस्ट भी कर सकती है, आप अपना कार्डिक जो इन्वेस्टिगेशन है जरूर करा लें। ठीक है। तो यहाँ तक तो था एंजाइना का, बट हार्ट अटैक जिस तरह आपको बताया विद इन 5 मिनट्स ठीक हो जाता है, सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स लेस है। और हार्ट अटैक की केस में यही अलामत यानी कि छाती में दर्द, दबाव, जबड़े में दर्द, बाजू में दर्द या इवन पेट तक, नाफ तक अगर आपको दर्द हो जो कि शिद्दत से हो और कम से कम हाफ एन आवर से ज़्यादा हो, मतलब नॉट लास्टिंग फॉर 5 मिनट्स और शिद्दत से हो, सो अगर सेवेरिटी ज़्यादा हो, ड्यूरेशन ज़्यादा हो यानी कि आधे घंटे से ऊपर हो गई हो, अगर आपको हार्ट डिजीज़ है और जुबान की गोली रख रहे हो वो ठीक भी नहीं हो रही, उसके साथ अगर ऑटोनॉमिक सिम्टम्स यानी कि आपको स्वेटिंग हो रही है, त्रेलियाँ आ रही हैं, यू आर स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपका सांस उखड़ सकता है अगर ऐसी, और जो देखने वाला आपको कह सकता है कि जी यू लुक वेरी पेल, अगर ऐसी यू आर क्राइंग विद पेन एंड ऑल दैट, ऑब्वियसली इट मे बी द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट अटैक। इस केस में यू हैव इमीडिएटली टू रिपोर्ट द नियरेस्ट इमरजेंसी, आपको करीबी तरीन अस्पताल की इमरजेंसी फौरन रिपोर्ट कर देना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, अब आपने जिस तरह से बताया कि एंजाइना और हार्ट अटैक का, एक आपने जिक्र किया था अभी शुगर के मरीजों का कि उनको मालूम नहीं होता, और ऑब्वियसली ये बड़ा कॉमन है कि लोग कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक हो गया था, पता नहीं लग सका, नॉर्मल था, मोटापे के तो बता दिया आपने, लेकिन बीपी और शुगर किस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है इस चीज़ के लिए? क्योंकि अगर आपको हार्ट की तरफ जा रहे हैं तो साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि शुगर और बीपी को भी हम कंट्रोल रखें, और उसकी वजह क्या है कि शुगर के मरीज़ को क्यों नहीं पता लगता साइलेंट अटैक क्यों हो जाता है? ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर और शुगर जो है दो मेजर रिस्क फैक्टर्स है फॉर हार्ट डिजीज़, बेशक वो एंजाइना और अल्टीमेटली हार्ट अटैक। उसमें भी वजह ये है कि अगर शुगर ख़ास तौर पे मरीज़ जो है उनको पता भी चल सकता है, मगर अगर लंबी शुगर की हिस्ट्री हो और ख़ास तौर पे अनकंट्रोल्ड हो तो उसमें जो है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हम एक फिनोमेनन कहते हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि शुगर वाले मरीजों के जो है पाँव भी सुन हो जाते हैं, इवन दे शीशे के ऊपर भी अपना पाँव रख लेते हैं, उनको फील नहीं होता है, दे गेट पेन, जख्म हो जाता है। सो इसी तरह जो हिस्स है जो पेन की शुगर वाले मरीजों में घट जाती है, बट इफ यू हैव गॉट अ गुड शुगर कंट्रोल तो फिर ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा। दूसरा मिसनोमर ये है कि कई दफ़ा सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट जो है वो समझता है कि गैस है, लोकल जीपी उसको जो है बर्निंग हो रही है, दबाव है, और वो ये समझता है कि खाना हैवी खाया और ईसीजी नहीं कराता और वो मिस कर जाता है। तो इफ यू आर अ डायबिटिक और बाकी रिस्क फैक्टर्स है तो यू हैव टू गो टू इमरजेंसी, एक दो बार तसल्ली आप कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने भी जिक्र किया, और ये हम जब भी इंटरनेशनल रिसर्चेस भी पढ़ते हैं तो अराउंड 40 प्लस रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में हम बहुत से यंगस्टर्स के अंदर हार्ट डिजीज देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स देख रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि अंडर 30 लोगों का बीपी जो है वो 180-200 पे मतलब आसपास हम देख रहे हैं। क्या है ये? स्ट्रेस लेवल ज्यादा है? क्यों? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट, और यू नो दिस इज सो डिप्रेसिंग फॉर मी, यू नो मैं 25 साल की मेरी प्रैक्टिस है, यू नो पहले जो हम 50 से कम में तो सोचते ही नहीं थे कि हार्ट अटैक हो सकता है या हार्ट प्रॉब्लम है, यू नो 30s में हम कहते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको मस्कुलर पेन है व्हाटसएवर, यू नो आजकल एज इज नो यू नो कोई बैरियर नहीं है। इट कैन बी मी, आप इट कैन बी सोचिए कि मेरे एनीवन। पास पेशेंट्स जो पहले जो आते थे, लेट्स से इफ फादर इज कमिंग विद हिज सन और अ डॉटर, तो हम यही एक्सपेक्ट करते थे कि पेशेंट चेयर पे फादर बैठेगा और अटेंडेंट चेयर पे बेटा या बेटी बैठेगी। ऑपोजिट भी हो रहा है। अब हमारे पास हर रोज 2 या 3 ऐसे शिकायत आते हैं कि फादर जो है अटेंडेंट चेयर पे बैठते हैं और अपने 20 से 30 साल के बच्चे को जो है पेशेंट चेयर पे बैठाता है, बिकॉज क्योंकि उनमें शुगर का इंसिडेंस बढ़ गया, खास तौर पे ब्लड प्रेशर, और हम हार्ट अटैक में 20s में अपने पेशेंट्स देख रहे हैं। इवन डॉक्टर्स हमारे जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स इन 20s, यू नो, और बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको मेरे अपने डॉक्टर्स हैं जिनको हम 20s में एंजियोप्लास्टिस कर चुके हैं, हार्ट अटैक एंड ऑल दैट। क्या लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ लाइफस्टाइल? दैट इज द थिंग, यू नो, फॉर समबडी टू गेट अ हार्ट अटैक आपको जरूरी नहीं कि आपकी नाली 90 या 95% बंद हो जाए। यू कैन, इफ यू आर अ यंग, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का प्लैक है वो सॉफ्ट है और आपकी नाली सिर्फ 30-40% ब्लॉक हो जाए तो इट कैन बर्स्ट और उसके ऊपर क्लॉट आके आपको मेजर हार्ट अटैक दे सकता है, एज कम्पेयर टू पर्सन जिसकी 90% के करीब नाली बंद है। टॉप ऑफ द लिस्ट इज द बैड ईटिंग हैबिट्स। आपको पता है आज से 30 और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आज से 30-40 साल पहले स्कूल जो थे उस पे प्लेग्राउंड्स होते थे, अब तो छोटे-छोटे स्पोर्ट्स का डेफिनेटली एक पीरियड होता था, तो अब तो देयर इज नो, सिर्फ स्कूल जाना है, प्लेग्राउंड, उसके बाद साइकिलिंग थी,
साइकिलिंग खत्म हो गई, अब सब आप देख लें, इवन पुअर पेशेंट्स जो है मोटरसाइकिल से साइकिल आपको नजर ही नहीं आती। सो देयर इज नो एक्टिविटी, देयर इज नो साइकिलिंग, देयर आर नो प्लेग्राउंड्स और कोई हेल्थ एक्टिविटी, एवरीबॉडी इज ऑन द कार्स। उसके बाद जो है जंक फूड, आप देखिए जितना जंक फूड आजकल और होम डिलीवरी स्पेशली इन द अर्बन सिचुएशंस, खास तौर पे हर किस्म के आपके बच्चे जो है सब्जियां नहीं खा रहे, फल नहीं खा रहे, दे आर आफ्टर द जंक फूड। उसकी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जंक फूड की वजह से उनका वजन बढ़ रहा है और इसी वजह से वजन बढ़ रहा है। उसके बाद नौजवानों की आपने बात की स्मोकिंग एंड द शीशा स्मोकिंग स्पेशली, ये यंगर क्रॉप में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। यूनिवर्सिटीज़ के हम स्टूडेंट्स देखते हैं वो स्मोक कर रहे हैं सोशल गैदरिंग्स में, शीशा स्मोकिंग। और मैं आपको बता दूं, लोग समझते हैं कि इट्स जस्ट अ फ्लेवर्ड थिंग, बट 30% मोर कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड और आर्सेनिक और जो है शीशा स्मोकिंग में, दैट्स अ मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ टोबैको व्हिच इज स्मोक इन शीशा। तो ये तमाम चीज़ें जो है स्पेशली जो है यंग एज ग्रुप में दे आर लीडिंग अस टू हार्ट इंसिडेंट्स ऑफ हार्ट। वेल आई थिंक सम अप अगर इसको हम करें कि एक तो आप अपना चेकअप या अपनी स्क्रीनिंग कराते रहिए, डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, हेल्थी लाइफस्टाइल जो है ना दैट्स व्हाट मैटर्स। आप हर रोज वॉक करें, एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ जरिया अपने लिए निकाल लें। 24 घंटे हम बाकी चीज़ों के लिए दे देते हैं, आधा घंटा अगर अपने लिए निकाल लें तो हम बहुत और इसके साथ साथ हेल्थी डाइट रखें, सब्जियां फल खाएं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छी डाइट रखें और इंशाल्लाह ताला सब सेहतमंद तभी रह सकते हैं जब अपना ख्याल आप खुद रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अकरम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की हार्ट डिजीज़ के हवाले से और इससे लिंक बाकी बीमारियों की। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और अभी आपको हकीकत का एक और रुख दिखाते हैं कि मोदी सरकार किस कदर जुल्म ढा रही है कश्मीर पर। इस पर तो कोई दो राय नहीं है। वहाँ पर मासूम कश्मीरियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन अब इजहार राय पर एक बार फिर मोदी सरकार ने वार किया है और कल जो खबर आ रही थी कि मकबूजा कश्मीर के मशहूर अखबार कश्मीर टाइम्स का दफ्तर सील कर दिया गया और ये सील किया गया है विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी रीजन। हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने पर यह इंतकामी कार्रवाई है। मकामी इंतजामिया के महकमा इमलाक ने मंगल के रोज मरकजी शहर श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में वाक़ कश्मीर टाइम्स के दफ्तर को सील किया। कश्मीर टाइम्स की खातून मालिक और एग्जीक्यूटिव एडिटर अनवर अदहब हसन ने बताया कि ज़िले हुकाम ने मुजव्वज़ा जो कार्रवाई के लिए कानून को नज़रअंदाज किया था और ये तमाम मामले पूरी दुनिया देख रही है। भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने भी इस पर आवाज़ उठाई, यूएन में भी हर सतह पर पाकिस्तान उठा रहा है आवाज़, गवर्नमेंट की सतह पर भी और इसके साथ साथ इंडिविजुअल सतह पर भी पाकिस्तानी आवाज़ उठा रहे हैं। और सर देखिए कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस अखबार की वो कोई मुसलमान नहीं है, वो अनुराधा भसीन हैं जो कि एक खुद हिंदू हैं और इंडियन हैं। अब आप देखिए कि सिर्फ इजहार राय पर पाबंदी के लिए वो नहीं देख रहे कि कौन है कौन नहीं है, बस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस या फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं देना है क्योंकि वहाँ पर ना ह्यूमन राइट्स दिए जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया जा रहा। एक जेल बनाया हुआ है उस एरिए को जहाँ पर बेचारे कश्मीरी रहने पर मजबूर और 5 अगस्त 2019 से ये मामला चल रहा है। जेल बनाया गया, वहाँ पर कोई राइट्स नहीं दिए गए और अभी तक ये सिलसिला जारी है और एक पूरी स्टेट को जेल बना दिया गया है। पूरी दुनिया देख रही है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया इस पर जल्द आवाज़ भी उठाएगी और बोलेगी, भारत के साथ इस बारे में बात करेगी और इस हवाले से कश्मीरियों को जो राइट्स मिलने हैं वो राइट्स दिए जाएंगे। पाकिस्तानीज़ भी अपने कैपेसिटी में इंडिविजुअल सतह पर आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो कहीं पर भी किसी फोरम पर जहाँ पर भी पाकिस्तानीज़ को मौका मिलता है तो वो आवाज़ उठाते हैं कश्मीरियों के हक़ में। इसी तरह एक नौजवान है, पाकिस्तानी है, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ है, हसन आज़म, वो एक रैपर हैं और उन्होंने एक बड़े मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तानीज़ के थ्रू एक मैसेज दिया है और ये बताया है, कश्मीरियों के हक़ में बात की है और भारत के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई है ताकि उनकी आवाज़ भी इंटरनेशनल फोरम तक जाए। बिल्कुल, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। हसन, हम आपकी मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे थे, आपकी मुख्तलिफ रैप्स देख रहे थे जिसको आप यूटिलाइज़ करते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ योर टैलेंट और आप कश्मीर की आवाज़ बुलंद करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर मीडियम्स इस्तेमाल करते हैं उसमें ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है। कब से कर रहे हैं आप ये, इसका आइडिया कैसे आया था? रैप तो मैंने स्टार्ट किया था a couple of years ago. I got inspired by one of my colleagues. लेकिन it's been a month and a half के मैंने उसे पब्लिश करना शुरू किया है और ये कश्मीर वाला आइडिया इसलिए आया कि I was going through an article. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें
आई फेल्ट के एज अ पाकिस्तानी, एज अ ग्लोबल सिटीजन, जो दर्द है कश्मीर का, जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, वो दुनिया तक सही तरह में भी पहुंचा नहीं है। उस तरह में भी ग्लोबल लेवल पे उसकी उस तरह अवेयरनेस नहीं है कि एज ए ग्लोबल कम्युनिटी हाउ कैन वी लेट दिस हैपन टू एनी वन ऑफ अस। बिल्कुल सही है। तो हसन बेसिकली लोगों को ये रियलाइज़ कराना, सिंपथाइज करवाना कि कश्मीरियों के साथ क्या गुजर रही है, इसको हर फोरम पर बात करनी चाहिए। तो ये जो आपने रैप लिखा है, पढ़ा है और उसको गाया बड़े ज़बरदस्त तरीके से, आपने खुद किया, ये सारा लिखा खुद है और आइडिया भी आपका सारा इसमें टोटली आपका था? जी, मैं जितने भी मैंने अपने गाने लिखे हैं अभी तक वो मैं खुद ही लिखता हूँ और यही मेरा एम है। और उसकी इंस्पिरेशन भी ऐसे आई कि आई थिंक एक ग्लोबल लेवल पे इस इशू को रेस करना ज़रूरी था और ज़रूरी है। एंड आई बिलीव ये मेरा जो नैरेटिव है इसके अंदर वो ये है कि दिस इज मी टॉकिंग एज अ ग्लोबल सिटीजन। तो मैं पूरी दुनिया के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अगर हम अपने आप को एज अ ग्लोबल कम्युनिटी देखें और किसी के साथ भी ज्यादती होने दें, चाहे वो ब्लैक लाइव्स हैं या कोई भी जिंदगी है, हर जिंदगी मानी रखती है, हर जिंदगी की वैल्यू है और यूएन हमें एज अ ग्लोबल कम्युनिटी रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही। तो वी कैन अपील टू द यूएन एज अ ग्लोबल सिटीजन कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, which is not the case in Indian occupied Jammu and Kashmir। कहीं पर भी कोई भी। हसन, ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। एंड ऑल्सो म्यूज़िक का ऐसा मीडियम है जिसका कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई सरहद नहीं होती। वो तो ज़बान समझ ना भी आए तो जिस्ट जो है वो समझ आ जाती है और जेस्चर्स जो हैं वो ही बहुत मैटर करते हैं। तो आपने वो तमाम एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और अल्फाज वो म्यूज़िक के ज़रिए, अपने रैप के ज़रिए जो है वो उसके अंदर डाले हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें एक सुनाएं भी लाइव, देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली म्यूज़िक तो अभी नहीं है, बट वी जस्ट वांट टू हियर कि उसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से आपने यूटिलाइज की हैं। श्योर मैं बल्कि ये कश्मीर वाला जो मेरा रैप है वही थोड़ा सा रैप करूंगा दोबारा। जी। इसका है या उसका है, छोड़ जरा ये किसका है, वहां पे राज जिसका है उसका दिमाग किसका है, और दिल की तो बात न कर, पत्थर का शैतान का घर, इंसानियत से बेफिक्र तू हिटलर है, डाल नजर देख किधर गई किधर, कश्मीरी सारे गए किधर, बंद होकर रह गए साल माम कर, यूएन अपना काम कर, मत खेलो ये नीलाम घर, जीवन को ना बदनाम कर, ना जुल्म से बन तू बेखबर, कब्रों का ढेर दर बदर। तो मेरी यही अपील है कि there is so much that has happened. We cannot ignore this anymore. I mean, पहले भी dynasties. Let us appreciate you first. बिकॉज मैं आई वाज स्टिल इन दैट। आप इंग्लिश रैप तो बहुत से सुनते हो, लेकिन आपने उर्दू में वो पूरे के पूरे सिनेरियो को ऐसे जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है। मोदी का भी जिक्र किया, बड़े जबरदस्त, बड़े अच्छे वर्ड्स यूज किए आपने मोदी के लिए। वेरी नाइस। सो डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस? आप आगे इसमें मजीद और बनाना चाह रहे हो? एब्सोल्युटली। मेरा नेक्स्ट रैप जो है वो 9 नवंबर को आएगा ऑन इकबाल डे, एंड इट्स इंस्पायर्ड बाय व्हाट जो इकबाल की सोच थी कि हमारा यूथ इस मुल्क के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए क्या कर सकता है, वो कितनी कैपेबिलिटी रखता है, सलाहियत रखता है, और इस्लाम यूथ के बारे में क्या कहता है। दैट सॉन्ग इज इंस्पायर्ड बाय दैट। उसका टाइटल है उठ जवां, और फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आप जल्द से जल्द जो है अपने यूट्यूब पेज पर लगाएंगे और उसके बाद लोग उसको देखेंगे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो मैसेज आप देना चाहते हैं कश्मीर के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वो ज़रूर जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि किस तरह से आप एम्बिशियसली कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर पाकिस्तानी कश्मीरियों की आवाज़ उठाएंगे तो ये जो मैसेज है ये क्रॉस द वर्ल्ड जाएगा। मुझे मज़ा आया सुन के, मतलब काफ़ी अच्छा उन्होंने रैप किया और उसके जो अल्फाज थे वो चीज़ें थी। आई थिंक इस तरह की मीडियम्स को ना ऑन अ लाइटर नोट जो मीडियम्स हैं वहाँ से इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया भर में जाने चाहिए कि कश्मीरियों की आवाज़ सुनी जाए। एनीवेज जी, मूविंग ऑन, और हम अपनी अगली खबर की तरफ चढ़ते हैं। आलमी वबा कोरोना का जिक्र कर लेते हैं, और कोरोना किसी तौर रुकने में नहीं आ रहा। दुनिया भर में इसकी केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है, और अब पाकिस्तान में भी एकदम से ऐसे हुआ है कि केसेस एस्केलेट कर रहे हैं, और ये इंडिकेट किया जा रहा है कि अगर ज़्यादा केसेस मजीद सामने आए तो अब उसे सख्त इक़दाम दोबारा से लॉकडाउन की बात भी हो रही है। बड़ी खतरनाक बात है। कल तक 19 थे और आज 24 घंटों में 10 बात हो चुकी है पाकिस्तान में। ये तादाद इसलिए 10 से 20, 15, 18 चल रही है क्योंकि आप लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं, आप लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और देखा हमने ये कि 6692 अमवात अब तक
हो चुकी हैं। ऑल्दो पाकिस्तान थोड़ा सा नीचे है नंबर्स में, लेकिन फिर भी कैपेसिटी जो पाकिस्तान की उस हिसाब से हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा है। हमने इसको मैनेज करना है, इसी से ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं करते। याद है आपको क्या होता रहा है सीमल, जब केसेस बढ़ गए थे हमारे अस्पतालों में जगह नहीं है, हमारे पास सिचुएशन नहीं है ऐसी, तो आप खुदारा इसके ख्याल रखें, ध्यान करें अपना और SOPs को जरूर फॉलो करें। पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया था, जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। वो जैसे कहते हैं ना, वी हैव डेल्ट इट लाइक अ प्रो। एग्जैक्टली वो एक्चुअली हुआ था, लेकिन सेकंड वेव को वी कैन नॉट लेट इट गेट टू अस। हमें खुद से रोल प्ले करना है, वो चाहे सिस्टम गवर्नमेंट लेवल पर हो या इंडिविजुअल लेवल पर हो। 3 चीजें हैं जो मेक श्योर करनी है, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ बार-बार धोना, सफाई। बस ये 3 बेसिक चीजें हैं जिसको आपने करना है, और आप यकीन जानिए कि ना सिर्फ आप अपने आप को महफूज रखेंगे बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी उससे महफूज रहेंगे। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि हम लोगों ने जब मार्केट पे देखा, बाजारों में देखा, शादियों पे देखा, रेस्टोरेंट्स में देखा, तो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं SOPs को। सोशल डिस्टेंस तो चले दूर की बात है, मास्क नहीं पहन रहे हैं। मास्क तो कम से कम पहने, मास्क पहनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुजुर्ग के मास्क ये दिस इज द नोज लाइन जहां होना चाहिए, या चिन पे होता है या लिप्स कवर होते हैं आपका नाक, यहाँ पे वाला मुझे समझ नहीं आया, ये वाला मुझे अभी तक बिल्कुल लॉजिक समझ नहीं। That's not gonna save you. प्लीज प्लीज प्लीज। इस हवाले से हमने कल लोगों से भी बात की है और उनसे पूछा है कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, या आपको कोरोना से डर नहीं लगता, या आप कोरोना की सेकंड वेव आ रही है, दोबारा लॉकडाउन लग सकता है, प्लीज एहतियात कर लें। तो उस पर डिफरेंट शहरों के लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया ये आपको सुनाएंगे। सबसे पहले दिखाएंगे फैसलाबाद के लोग क्या कहते हैं। लगाते हैं, गरीब लोग पहले से मर रहे हैं, तो ऊपर से फिर लॉकडाउन लगा दे, क्या बनेगा लोगों का, भूखे मरेंगे। पहले इतने प्रॉब्लम आ चुके हैं और आवाम इतना परेशान है इस वजह से, तो फिर लॉकडाउन हो जाएगा तो गरीब आवाम क्या करेगी। भैया हुकूमत अगर करती है तो हमारे फ़ायदे के लिए करती है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। अगर वो हमारे कुछ को कर रही है तो हमारे लिए कर रही है, कि हमारी बचत के लिए कर रही है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। हम इस चीज़ को समझते नहीं है और ये समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। किसी एक ने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी एक के पास मास्क नहीं है, आसपास ऐसे लोग खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। कह रहे हैं कि जी अगर लॉकडाउन हुआ तो बड़ा गलत हो जाएगा, तो भाई इसी वजह से लॉकडाउन होगा कि आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर बात दोबारा से पहुँच रही है कि आप मास्क नहीं पहन रहे। मास्क तो पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग बाद में कर लीजिएगा, चलें ठीक है, हमने मान लिया कि सिस्टम शुरू हो चुका है, गवर्नमेंट ने आपकी इंडस्ट्री खोल दी है, लेकिन मास्क पहने में तो कोई रुकावट नहीं है ना, मास्क क्यों नहीं पहन रहे, ये सवाल का जवाब। अच्छा, आप कहते हैं ना शहर इक़्तिदार के लोग थोड़े ज़्यादा अवेयर होते हैं और रूल्स को फॉलो करने में थोड़े ज़्यादा शार्प होते हैं। इस्लामाबाद के लोग क्या कह रहे हैं और देखते हैं कि उन्होंने मास्क पहने हैं या नहीं, आपको दिखाते हैं। चाहिए, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं ना कि स्मार्ट लॉकडाउन या जो है मुकम्मल लॉकडाउन की, वो तो फिर इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि पहले भी लॉकडाउन हुआ 3 महीने 2 महीने का, तो बिल्कुल जो थी ना वो कारोबारी हालात अभी तक नहीं हो सके सही, बिल्कुल हो गई है, कारोबार बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो लिहाजा इसका यही हल है कि एहतियात जो है ना, मास्क वगैरह रखें, आप मास्क पहने, कम से कम इस पे इतना मतलब है कि करना चाहिए, सख्त कर देना चाहिए कि मास्क पहने, और दूसरा और लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो मज़ीद जो है ना मुल्क के हालात ख़राब होंगे। कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में। स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो चले फिर भी ठीक है, वो बंदा जो है ना उसको हैंडल कर लेता है, और SOPs पे अमल होना चाहिए। मास्क हो गया, सैनिटाइज़र का यूज़ हो गया, और जो गैप अब बीच में रखना होता है उसको। ऐसे बैठ के शहरी जो है कमेंट्स पास कर रहे हैं कि जी जिस तरह पहले दो लोगों ने मास्क मैंने कहा ये चीज़ देखिए, ये गलत थी। जो पहले 2 थे वो जबरदस्त तरीका था कि आपने मास्क पहना और फिर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन ही होना चाहिए, क्योंकि वो सही काम को फॉलो कर रहे हैं। और फिर मुझे पता है अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप बातें कर रहे हैं, आपने खुद मास्क नहीं पहना हुआ। वी आर ऑन एट अ डिस्टेंस, हमें एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग पर हैं, हमारे यहाँ पे सैनिटाइजर, स्प्रे सारा कुछ पड़ा है, एंड ऑल्सो हमारे मास्क भी यहीं पर पड़े हैं। द मोमेंट वी गेट ऑफ आवर चेयर्स हम वो मास्क पहन लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्होंने मास्क पहना हो या जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। अच्छा, और चीज़ है, एक और चीज़ है, सर्वे हुआ है एक पाकिस्तान में, उसमें बताया जा रहा है कि 85% लोगों ने मास्क पहना बंद कर दिया है, और ये आपको नजर भी आएगा सर्वे में कि अगर 10 लोगों का किया गया सर्वे तो 2 लोगों ने मास्क पहना होगा या 3 ने पहना होगा। दैट मींस कि ओवरऑल पाकिस्तानी से इसको लाइटली लिया है, तभी दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वेव दोबारा तभी आती है जब आप अपना ख्याल नहीं रखते। इसी के साथ अब हम चलते हैं मुल्तान और देखते हैं मुल्तान के लोग किस हद तक SOPs को फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली वी आर जजिंग देम, बात तो वो जो कर रहे हैं वो तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन हम जज कर रहे हैं उनके अपने कंडक्ट से कि वो क्या कर रहे हैं। ना सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, और ना समाजी फासला रख रहे हैं, और दोबारा लॉकडाउन अगर लग जाते हैं तो फिर एजुकेशन डिपार्ट, बिजनेस के जितने भी
इदारे हैं वो सारे तबाह हो जाएंगे। लोगों को पता नहीं है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या मुश्किलात होंगी बड़ी। लोग समाजी फासले का ख्याल नहीं रख रहे, मिलजुल के बैठे हुए एक जगह पे, मास्क का ख्याल नहीं है पड़ा, किसी चीज़ का नहीं है कि सैनिटाइज़र का कुछ नहीं है पड़ा, हर जगह बैठ रहे हैं पड़े। फिर लॉकडाउन लग गया तो कारोबार में मसला आ जाएगा। उनको पता है सिमल, आपने देखा कितनी इन्फॉर्मेशन है, पता है कारोबार से परेशान है, लॉकडाउन हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, मुआशी कत्ल हो जाएगा। सारी थी भाई मास्क पहन लें, आप कह रहे हैं लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो कोरोना फैलना शुरू हो जाएगा। खुद नहीं पहना हुआ। I need to check with रिपोर्टर कि कहीं इन्होंने कैमरे पे आने के लिए तो नहीं उतारा था, बट आई थिंक नहीं, अगर वो होता ना, वो यहाँ पे लगाया होता उन्होंने, जिस तरह लोग मोस्टली यहाँ पे बात करने से पहले यहाँ उतार देते हैं, वो भी नहीं था। मुझे लगता है कि ये सिर्फ परेशान होते हैं, खुद कुछ नहीं करते। आई थिंक वी नीड टू कंडक्ट मोर सर्वेज लाइक दिस एंड चेक कि लोगों की अवेयरनेस लेवल क्या है और एक्चुअली है प्रैक्टिकली वो कितना उस अवेयरनेस को थोड़ा सा इनके ऊपर एक पैकेज ऐसे बनना चाहिए कि हम क्रॉस क्वेश्चन करें कि आपको सारा पता है तो आपने खुद मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, ये नेक्स्ट करेंगे, बात करनी पड़ेगी। एनीवेज इस पे हम जरूर करेंगे। फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक ले लेते हैं फिर आएंगे। से मेरी मुराद अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं जो होने जा रहे हैं नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे को ये होते हैं और उसमें अब ज़रा आप देखिए कि कैंपेन्स जोर पकड़ गई हैं और हर मीडियम को इस्तेमाल किया जा रहा है कैंपेन। मकबूलियत तो डोनाल्ड ट्रंप की वैसे ही बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म टिकटॉक भी उनके लिए इस्तेमाल हो चुका है और वहाँ पर उनकी वीडियो वो फेमस हो गए बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, और लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं टिकटॉक पर, उनकी ये वीडियो स्पेसिफिकली, उनको टिकटॉक पर नहीं लेकिन उनकी इस वीडियो को पता नहीं, आई थिंक वी नीड टू कॉपी इट। अच्छे ये देखें। अच्छा, इलेक्शन कैंपेन में ना थोड़ा सा हो जाता है इंसान को कुछ ना कुछ हाइपर हो जाते हैं, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है। तो मेरे ख्याल कोरोना से रिकवर किया तो मेरे ख्याल है वो एंजाइटी थोड़ी सी नजर भी आ रही है, वो रिलैक्स होना चाह रहे हैं। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर इस तरीके से उन्होंने अपना कैथारसिस किया बेसिकली। अच्छा जी, कैथारसिस तो हो गया। अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या है इस वक्त अमेरिका में। ये वो टाइम है जब पीक पर होती हैं या तो कैंपेन्स या एंजाइटी लेवल कि कौन जीतेगा कौन नहीं, और मोबाइल से चल रहे हैं, बहस व तकरार चल रही है, मुख्तलिफ डिबेट्स, मुख्तलिफ कन्वेंशंस हो रहे हैं, जीतेगा कौन, पोल्स क्या कह रहे हैं। कोविड-19 की वजह से इस दफ़ा सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हुई है। इस तमाम सिनेरियो पर हम नजर डालेंगे। अमेरिका से न्यूयॉर्क सिटी से हमें ज्वाइन किया है आफाक फारूकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। आफाक साहब, थैंक यू सो मच जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आफाक साहब वक्त देने के लिए। बात हो रही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, चंद दिन रह गए, अब 3 नवंबर को बड़ा दिन है। क्या होने जा रहा है? कोरोना भी है, कुछ वोटिंग का तरीकाकार भी बदला है और फिर कोविड भी हुआ वहाँ पर बहुत ज़्यादा, फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी कोविड हो गया। अब सिचुएशन क्या नज़र आ रही है आपको? If you allow me, तो मैं आपको लास्ट इलेक्शन का 30 सेकंड में 15 सेकंड में एक वाक़या सुनाना चाहता हूं। श्योर सर। आपके ऑनर मोहसिन नकवी न्यूयॉर्क में थे, आपकी टीम आई हुई थी सर, मैं भी थी उस टीम में। इलेक्शन की रात 8 बजे मोहसिन ने मुझे फोन किया कि आफाक भाई क्या देख रहे हैं। तो मैं उस दिन मेरा अखबार का दिन भी होता है ट्यूसडे, तो मैंने 6 इलेक्शन में जो प्रेडिक्शन दी और प्रेस कॉपी भेजी, कभी फर्क नहीं निकला। अच्छा। तो 8:30 बजे मोहसिन से मैंने कहा कि 100% हेल्दी जीत गए हैं और उनके हेडक्वार्टर में जश्न शुरू हो गया है। अच्छा। मगर 9:45 बजे वहाँ से रात आने लगी कि वो लोग वहाँ से गायब होना शुरू हो गए और वो हारना शुरू हो गए। अच्छा। तो देखें जी, पोल और सर्वे का तो यह है कि 2000 में अल गोर जीत रहे थे, बुश बुरी तरीके से हार रहे थे, मगर फाइनली बुश जीते। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से हार रहे थे 13 पॉइंट से हेल्दी से, और हेल्दी जीत रही थी मगर वो बाद में हार गई। आज भी लेकिन आफाक साहब, आप भी समझते हैं कि मीडिया को इतना ना तो ट्रंप साहब का फेवरेट है ना ही मीडिया के वो फेवरेट हैं, तो ये बात तो हमने ओवर द 4 इयर्स लाजमी तौर पर देखी है। अब मीडिया कैसे पोर्ट्रे करेगा, क्या वो लोगों की सेंस और लोगों की चॉइस को अफेक्ट कर सकता है? आप वहाँ रहते हैं, देखते हैं इस चीज को। बहुत माजरत के साथ और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फर्स्ट वर्ल्ड में जो मीडिया का रोल था और जिस वजह से यहाँ की डेमोक्रेसी, यहाँ के ह्यूमन सिविल राइट्स और वुमेन राइट्स जो प्रोटेक्ट नजर आते थे, मीडिया बायस होता जा रहा है तेजी से। जब हम कंजर्वेटिव मीडिया देखते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो दिखा रहा है। जो मॉडर्न मीडिया है उसे जब देखते हैं तो बिल्कुल अलग दुनिया नजर आती है अमेरिका। तो इसीलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये हज़्ब इख्तिलाफ और हज़्ब मुखालिफ डेमोक्रेसी में ये सियासी
हरीफ होते हैं, ये जाती दुश्मन नहीं होते हैं। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ आजकल हो रहा है, वही सिचुएशन यहाँ क्रिएट होना शुरू हो गई है। अगर ये खत्म नहीं हुई और दोनों ने अपना रोल नहीं समझा, और खासकर मीडिया ने, देखिए मीडिया के बारे में मेरी राय ये है कि जब मज़ाहिब का दौर खत्म हुआ और डेमोक्रेसी आई, तो उसमें मीडिया जो है डेमोक्रेसी का असल चेक एंड बैलेंस है कि हस्ब इख्तिलाफ और हस्ब इख्तिलाफ जिसे कहते हैं, दोनों पार्टियां किसी मौके पे अपने बेनिफिट के लिए मिल सकती हैं, तो आवाम के जो हुकूक है वो प्रोटेक्ट जो है ना मीडिया करता है। मगर यहाँ भी अब ऐसा ही नजर आता है कि मीडिया बहुत बुरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, और ये होना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आफाक फारूकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि मीडिया भी डिवाइडेड नजर आ रहा है, अवाम भी डिवाइडेड नजर आ रही है, पोलराइजेशन जो है इनके मुताबिक बहुत बढ़ चुकी है। अमेरिका में ये कम देखी गई थी, सिर्फ मुखालिफ होते थे सियासी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि पर्सनल लेवल तक ये बात जाती जा रही है। वही बात है, पोल सर्वे में अगर जो बाइडेन फेवरेट आ भी रहे हैं, बट दे ऑलवेज से यू नेवर नो, क्योंकि लास्ट टाइम भी वी रिमेंबर हम लोग एक्चुअली ऑनलाइन चेक कर रहे थे और रेड स्टेट आते आते एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि एकदम ब्लू स्टेट आते आते एकदम से क्या हुआ कि पूरे के पूरे अमेरिका के स्टेट्स जो हैं वो रेड होना शुरू हो गए, जो कि रिपब्लिकन, और फिर ट्रम्प इलेक्ट हो गए क्योंकि सर्वे उनको सपोर्ट उस वक्त भी नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा, बट आफाक साहब ने बड़ा केयरफुल होकर बोला दैट आई एम नॉट गोना प्रेडिक्ट एनीथिंग। एनीवे जी, 3 नवंबर को देखेंगे, 4 को इसका फैसला आएगा, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके दौरान भी जो बात होगी वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। अमेरिकन इलेक्शंस पूरी दुनिया की उस पर नजर होती है, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, उसके इलेक्शंस का इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है, और प्रेसिडेंट कौन होता है उसका इंपैक्ट भी पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के लिए भी अच्छा हो और पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा हो। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।